investment introductory section. So what is an investment? इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली सेक्रीफाइसिंग योर प्रेजेंट फंड्स. आप अपने आज के फंड्स को सेक्रीफाइस करते हो सो दैट इन एक्सपेक्टेशन टू अर्न सम रिटर्न्स इन फ्यूचर. आप फ्यूचर में आप कुछ रिटर्न्स को अर्न करने के लिए जब आज आप अपने फंड्स को कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. ना फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? टू अर्न द रिटर्न. दिस रिटर्न कैन बी like there is no like depending on different types of investment, rate of return obviously varies and it always involves an element of risk. ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया है वो आपका रिटर्न वापस आए, या फिर जितना आपने लगाया है जितना रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो रिटर्न आपको मिलेगा. दिस इज नॉट श्योर एवरी टाइम, सो इट इज लाइक देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. नाउ what are the features of investment from this point of view? Investment has three main features. Just a second, I'll write that. First, it involves the commitment of funds. आप अपने आज के funds को commit कर रहे हो. Second, in order to earn some return, आपकी expectation है return earn करने की. And thirdly, there is always an element of risk involved. Investment always involves the risk. I hope it is visible. Okay. Now, when we talk about the investment, there are two interchangeably used terms: investment and speculation. इन्वेस्टमेंट इज कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, फंड्स को कमिट कर रहे हो टू गेन टू हैव सम रिटर्न इन द फ्यूचर. लेकिन स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है कि आप जैसे किसी र्यूमर्स का या कोई आपको इंटरनल न्यूज पता चली, आप उसका बेनिफिट लेकर एकदम से जब प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उस टाइम पर आप अपना उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो. फॉर एग्जांपल, इफ यू कम टू नो अबाउट द सम एक्विजिशन और मर्जर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अभी न्यूज पब्लिकली नहीं स्प्रेड हुई है लेकिन आपको पता चलता है और आप उससे जस्ट पहले उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं और जैसे ये न्यूज पब्लिक होती है उस शेयर कंपनी के शेयर्स प्राइस हाइक होते हैं और आप एकदम से उसको सेल कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में आपका एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन है. आप एक प्लान वे में इन्वेस्ट करते हो डिपेंडिंग अपॉन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी के फंडामेंटल्स क्या, आप उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो. लेकिन स्पेकुलेशन में आपको बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इन स्पेकुलेशन योर बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द न्यूज. बेसिकली आपने कोई र्यूमर सुनी है, कोई न्यूज है, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो. आपका स्पेकुलेशन में जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होता है इट इज वेरी लो, वेरी लेस. नॉर्मली स्पेकुलेशन में जो आपका टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वही टाइम पीरियड आपका ज्यादा होता है. इन्वेस्टमेंट इज नॉर्मली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्पेकुलेशन में इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आपका जो व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर इनकम इन इन्वेस्टमेंट? इन इन्वेस्टमेंट द बेसिस ऑफ इनकम इज द इनकम ऑफ द इन्वेस्टी. मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो अब वो उस कंपनी की जो इनकम होगी उसी की इनकम के बेसिस पर मुझे डिविडेंड मिलेंगे या मुझे कैपिटल गेन मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा. तो दैट इज basically my basis for the return is the investment of the other company, is the returns of the other company. But in speculation the basis of the income is the quick change in the price में एकदम से चेंज हुआ, आपने उसका बेनिफिट लिया and you exited. ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन. वन मोर थिंग, इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क एज कंपेयर टू स्पेकुलेशन कम होता है, बट स्पेकुलेशन इज वेरी मच रिस्की. जरूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है कि प्राइस हाइक होगा ही वो ना हो, तो इट इज रिस्की एज कंपेयर टू द investment. So these are the few differences between the investment and speculation. One more thing, in investment investor is the owner. उसका जो स्टेटस होता है वो ओनर का होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैं उसकी पार्शियल फ्रैक्शनल जो है ओनर हूँ.
लेकिन स्पेक्यूलेटर, जो स्पेक्यूलेटर होता है, स्पेक्यूलेटर इज बेसिकली द पार्टी टू एन एग्रीमेंट, ही इज नॉट द ओनर. Now we have next topic is we have the categories of the assets. रियल एसेट्स मीन्स द टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी रियल एस्टेट है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दैट इज अ रियल एसेट. इफ यू इन्वेस्ट इन द कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एटसेट्रा, these are the real assets which are tangible, which can be seen. आप उनको ले सकते हो, उनको रख सकते हो अपने पास. Then financial assets are the assets which are intangible, which which cannot be touched, which cannot be seen. For example, आपके जो shares हैं, shares आपके डीमेट फॉर्म में, वो एक पेपर है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतना पैसा इस कंपनी में लगा रखा है, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो ये आपका एक क्लेम, ओनरशिप क्लेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वैसे आपके पास ओनरशिप को यू कैन नॉट टच द ओनरशिप. सो फाइनेंशियल एसेट्स आर इनटेंजिबल. नाउ फाइनेंशियल एसेट्स के मेन एग्जांपल क्या होते हैं? जितने भी आपके जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, mutual funds, all these are the examples of your financial assets. I can't see the response, so I hope it is clear to everyone. If there is any question, you can write in the chat box. When we say about the investment, I said that investment is basically the commitment of your funds, commitment of your present funds. Commitment of your present funds का meaning क्या है? Let's suppose I have 1,000 rupees today. I can go for a movie, I can go for a dinner, but instead of spending the money today, I invested in the bank. I do a saving, I do a fixed deposit, so that after 1 year I can earn the interest at let's suppose 7% or 8%. So I am committing my present funds, I am sacrificing my present expenditure. Now why I am sacrificing my present expenditure? So there are few objectives behind the investment. What are the objectives behind the investment? First and the primary objective is return. Why I invest? Because I want the return. I want कि जो मेरा मनी है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम आइडल मनी, उसको कबर्ड में रखने से देयर विल बी नो इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट कैसे होगा? उस पैसे को अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा, 1 साल में 3% के अप्रोक्सीमेटली उसमें इंटरेस्ट आएगा. फिक्स डिपॉजिट कर दी, लेट्स सपोज 6% इंटरेस्ट आ रहा है. आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो शेयर्स में तो आपका इंटरेस्ट कुड बी लाइक 10% और देयर कुड बी नेगेटिव इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑल्सो. सो दीज आर द रिस्की इन्वेस्टमेंट्स. देन अब डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है. तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो रिटर्न है कि आज अगर आप उस पैसे को, आपको जरूरत नहीं है, आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट मिलेगा. दैट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट. सेकंड इज योर रेगुलर इनकम. Few people invest for a source of regular income. For example, there is a old retired person who got
a pension of rupees 20 lakhs. Okay, so instead of consuming amount from that 20 lakhs, he can invest that 20 lakhs so that the return that will be generated from those investment will give him a source of regular income. वो इसलिए इन्वेस्ट करेगा ताकि उससे होने वाली जो उससे उसको एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, उसको आने के लिए रेगुलर इनकम के लिए अगेन दैट विल कवर लेटर ऑन। आपके जो इनकम है, अगर आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच सर्व्स डिफरेंट पर्पस। रेगुलर इनकम के लिए, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के लिए यू शुड इन्वेस्ट इन द इनकम्स, यू शुड इन्वेस्ट इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव regular payment of returns, like which are in the form of like interest. Debentures give you the interest, fixed deposit give you the fixed rate of interest, then bonds give you the interest, preference shares also give you the fixed percentage of interest, but again preference shares पर जो आपका interest होता है it is subject to the availability of the income है after paying all the liabilities of outsiders and after paying the taxes, then only अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, बट डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। Therefore, those persons who want regular source of income can invest in debentures, bonds, preference shares, and bank FDs and so on. So these are the instruments which give you the regular source of income. Next we have capital appreciation. Capital appreciation is another main objective behind the investment. Capital appreciation किस फॉर्म में होता है? जो भी आज मैंने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मुझे रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, लेकिन 5 साल बाद वो मेरी इनकम जो है 1 लाख से 2 लाख हो जाए, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। मेरी कैपिटल बढ़ गई है। ओके, देयर आर मेनी पर्संस, स्पेशली द यंग पर्संस who don't have much need for the regular income because they are earning the regular income from their from their regular source of income, like from their business, from their job. They are getting the regular income which is sufficient for their daily expenditures. Now in order to earn the so their purpose might be to get a huge lump sum amount after few years. So they want capital appreciation. Now capital appreciation कहाँ पे होती है? Capital appreciation normally होती है equity shares में, because equity shares में आपको चांस मिलता है, आज आपने जिस रेट पे लिया, मान लीजिए आपने आज आपने 100 रुपए का कोई शेयर लिया और 5 साल बाद वो शेयर हो गया आपका 220 रुपए का, तो आपकी कैपिटल बढ़ गई है, इट इज गिविंग यू हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न। लेकिन जहां पर इतना ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे रिस्क भी उतना ज्यादा होता है। ये भी हो सकता है ये 100 रुपए का शेयर 5 साल बाद 60 रुपए का रह जाए, ठीक है। तो इट इज अ लाइक 2 साइडेड स्वॉर्ड। आपका जहाँ पे इंक्रीमेंट के चांसेस है वहीं पे डिक्लाइन होने की भी चांसेस है, बट स्टिल अगर किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए होती है तो ही और शी मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन उसका लंबे टाइम के लिए होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में जो इक्विटी शेयर्स आर क्वाइट वॉलेटाइल, दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपना निफ्टी उठा के देखें, आप सेंसेक्स उठा के देखिए कितने पॉइंट से कितने पॉइंट पर आ चुका है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म में आपका जो इक्विटी मार्केट है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। सो अगर आपने एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, आपके पास आइडल फंड है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू वांट कैपिटल एप्रिसिएशन, यू मस्ट गो फॉर द इक्विटी शेयर। सो अगेन कैपिटल एप्रिसिएशन इज अनदर मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट। नाउ फ्यू पीपल इन्वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स सेविंग्स। There are various schemes which give you the benefit of tax. Like in India, the tax regime is such that under 80C, as you have studied in your 3rd semester, under 80C, you can get the benefit of taxation. Under 80C, up to 1,50,000, then the investment of up to 1,50,000 will give you the benefit under 80C, where the amount of investment will be deducted from your gross total income, therefore you will have to pay the less tax. Now आपके 80C में
के बेनिफिट के लिए, टैक्स सेविंग्स के बेनिफिट के लिए भी मैनी पीपल इन्वेस्ट इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, और सुकन्या समृद्धि. दोज हु आर हैविंग द गर्ल चाइल्ड कैन इन्वेस्ट इन सुकन्या समृद्धि योजना. देन देयर आर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो कि टैक्स सेविंग स्कीम्स होते हैं. देयर आर फ्यू टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, फ्यू 5 years टैक्स सेविंग एफडीज. तो ये सारे आपके पास स्कीम्स होते हैं जो आपको टैक्स का बेनिफिट देते हैं. तो many people invest in these schemes for the purpose of tax benefits. और इनमें से कुछ स्कीम जैसे आपकी पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि है, इन पर आप जब इन्वेस्ट करते हो, जब तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता ही है, साइड बाय साइड अगर इस पर होने वाला जो आपका इंटरेस्ट इनकम है, उस इंटरेस्ट इनकम पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता. तो यू हैव डबल टैक्स बेनिफिट. और जो आपका फ्यूचर में आपको जो लमसम अमाउंट जो आपका रिडीमेबल अमाउंट बन के आता है, तो उसके ऊपर भी आपका कोई टैक्स नहीं लगता. स्पेशली पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में आपको बेनिफिट मिलता है. Okay, and the last objective is your safety of capital. Last but not the least, it is a very important point, safety of capital. You can achieve other objectives only when your capital is safe. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे लाइक जो जंक बॉन्ड्स होते हैं आपके, या आपके जंक, या आपके जो पैनिक शेयर्स होते हैं, जिसमें रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपकी कैपिटल सेफ नहीं होती. यू मस्ट अवॉइड दोज टाइप ऑफ शेयर्स जहां पर आपका जो रिस्क है, कैपिटल का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है. सो बिफोर इन्वेस्टिंग one must keep in mind the safety of capital. Capital must be kept safe, otherwise you will not be able. जब तक कैपिटल सेफ ही नहीं होगी, आपके लिए रिटर्न का कोई मीनिंग नहीं, आपके लिए रेगुलर इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स, ऑल दीज आर वेस्ट. इन सबका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपकी कैपिटल सेफ नहीं होती. Now we have the next topic, factors affecting your investment decisions. आपकी investment decisions को affect करने वाले कौन कौन से factors होते हैं जिसके basis पे आप अपनी investments को choose करते हैं. फर्स्ट इज द रिटर्न. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न. आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? रिटर्न के लिए. तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं, हम रिटर्न देखते हैं. सबसे पहली चीज हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे यही आती है कि कौन सा ऑप्शन कितना रिटर्न दे रहा है. अगर हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको 10% का रिटर्न दे रहा है और दूसरा आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप कौन सा चूज करेंगे जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है. ठीक है. सो रिटर्न, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस ही रिटर्न है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही रिटर्न है, तो रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बट रिटर्न डज नॉट कम अलोन. रिटर्न के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है, रिस्क. जैसे मैंने आपको कहा, मान लीजिए इक्विटी शेयर्स है. इक्विटी शेयर्स में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस है. ठीक है, आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होगी. कैपिटल एप्रिशिएट होगी तो ऑब्वियसली यू हैव द चांस इवन टू मल्टीप्लाई द कैपिटल. या आपके अगर हम इक्विटी शेयर्स में बात करें, देयर आर फ्यू शेयर्स व्हिच आर हाईली वॉलेटाइल. लेकिन वहीं पर कुछ शेयर्स हैं, जैसे आपके जो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके शेयर्स स्टेबल है. ठीक है, टाटा के शेयर स्टेबल है, रिलायंस के शेयर्स फिर भी स्टेबल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स स्टेबल शेयर्स है. बट कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो हाईली वॉलेटाइल शेयर्स होते हैं. ठीक है, तो रिस्क जो है, आपका रिस्क यही बताता है आपको बेसिकली कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्या आपको वो रिटर्न मिल रहा है, दैट इज योर रिस्क.
रिस्क इज द वॉलेटिलिटी इन योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपके रिटर्न में जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है दैट इज योर रिस्क। खाली आपकी रिटर्न की वॉलेटिलिटी ही रिस्क नहीं है, आपका कैपिटल भी वापस आएगा कि नहीं आएगा वो भी आपका रिस्क है ना। जितना आपका रिस्क और रिटर्न जो है वो साथ साथ चलता है, रिस्क अगर रिटर्न बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है। सो दिस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। अब मान लीजिए कुछ शेयर्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे HUL की या BPCL की, इनमें अगर रिस्क कम है तो इनमें रिटर्न भी कम है। व्हाई? क्योंकि इनमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट स्टेबल चलते हैं, इनमें रिटर्न भी कम मिलता है आपको, और इसी वजह से क्योंकि रिटर्न इनका स्टेबल होता है तो आपका रिस्क भी कम है। Then the next thing that is to be kept in the mind is liquidity. आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट करा एंड यू हैव टू फॉरगो द इन्वेस्टमेंट, आपको उस इन्वेस्टमेंट को कुछ टाइम बाद अपने पैसे को वापस भी निकालना चाहेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी इज द ईज एंड स्पीड, मतलब ईज एंड स्पीड का मतलब आप अगर एक आसानी से और फटाफट से अपने फाइनेंशियल एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन ओनली इट इज नोन एज द लिक्विड एसेट, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द लिक्विड। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज हाईली लिक्विड, आप गोल्ड को इजीली जब चाहेंगे प्रिवेलिंग मार्केट रेट पर आप अपने उसको गोल्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट इज हाईली इनलिक्विड, क्योंकि ये जरूरी रियल एस्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने में सालों भी निकल जाते हैं, तो इट इज हाईली इनलिक्विड सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर अब अगेन आपको कितनी जल्दी वो पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर आपका, या फिर मतलब आपको क्या जो मार्केट है जिस एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसके लिए लिक्विड मार्केट अवेलेबल है या नहीं, ये एक आपका अनदर फैक्टर बन जाता है विच अफेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देन नेक्स्ट इज योर टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन मतलब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जब भी ले सकते हैं जब सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आप पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट एसेट्स विच मीट योर टाइम प्रेफरेंस। मान लीजिए आपके पास पैसा सिर्फ 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप मनी मार्केट में जाएंगे। देयर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, आपके 3 मंथ्स के भी होते हैं, 6 मंथ्स के भी होते हैं, ट्रेजरी बिल्स 1 साल के भी होता है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यू हैव कमर्शियल पेपर्स, सो these are the money market instruments where you can invest for the short duration. Then अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो यू हैव कैपिटल मार्केट। मान लो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा 3 साल के लिए, 5 साल के लिए है, आइडल है, तो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मोर ओवर अगर उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन PPF, यू कैन इन्वेस्ट इन सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि यहाँ पे 15-16 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है। सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम हॉरिजन आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को चूज कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। So for in order to choose the investment option you have to look at your time horizon कि आप कितने टाइम के लिए पैसा आइडल है, और उस टाइम प्रेफरेंस को मीट करते हुए आप अपना जो एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है, आप उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। Then next important factor is marketability. मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो एसेट है वो इजीली मार्केटेबल है कि नहीं, वो मतलब उसके लिए रेडिली अवेलेबल मार्केट है या नहीं। जैसे कि इंडिया में बॉन्ड्स की मार्केट अभी भी अंडर डेवलप्ड है, तो इस वजह से बॉन्ड्स आर नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बट फॉर लाइक इक्विटी शेयर्स यू हैव अ रेडिली अवेलेबल मार्केट, इसीलिए लोग इक्विटी शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और अब तो इसका जो प्रेफरेंस है वो बहुत ज्यादा इन दिनों जो है बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपके इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक यू हैव ज़ीरोधा, यू हैव ग्रो, देयर आर मैनी पोर्टल्स जहां पर आप इजीली एक क्लिक में किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो मार्केटेबिलिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग।
And last is your tax. Again, tax affects your investment options. मान लीजिए एक आपका शेयर है या एक आरईसी का बॉन्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का बॉन्ड है, जो आपको 8% रिटर्न दे रहा है, और एक इक्विटी शेयर है जो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, देखने में ये वाला इक्विटी शेयर बेटर लग रहा है। अब मान लीजिए आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, आरईसी बॉन्ड इज टैक्स फ्री, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन यहाँ आपको 30% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या हो गया? इट विल बी 10 into 1 minus 0.3 यानी कि 7%। तो जो आपको 10% नजर आ रहा है, एक्चुअल में उसका रिटर्न आपके लिए 7% रह जाता है। Therefore, taxation is again a very important factor while choosing a particular investment option, कि उस पे कितना टैक्स आपका लग रहा है, आपको देखना पड़ता है। एंड अगेन, या तो आप दोनों ही चीजों को प्री टैक्स कंपेयर करेंगे या पोस्ट टैक्स कंपेयर करेंगे। अभी कंपैरिजन किस तरीके से होता है, दैट विल डू लेटर इन द क्लास टुडे। Any doubt to anyone? There is nothing in the question answer. Okay. Now next is your investment environment. जब भी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज बेसिकली अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या चीज है वो हमारी जो है एनवायरनमेंट है। ओके, लाइक हमारे आसपास ये पूरा हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हवा है, दैट इज दी आर एनवायरनमेंट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और उसके सराउंडिंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों को मिलकर बना है, वो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है। तो इसमें मेजरली हम 4 चीजें पढ़ते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम किस चीज में कर रहे हैं, यानी कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, वन मोर थिंग, we have categorized the assets into real assets and financial assets, but your syllabus of fundamental of investment is restricted towards the financial assets. हम लोगों को रियल एसेट्स नहीं करने, हमें फाइनेंशियल एसेट्स करने हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है वो फाइनेंशियल एसेट्स के चारों तरफ जो है सराउंड करता है ना। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल एसेट्स, then financial markets, then we have financial intermediaries, and after this we have the regulators. It means your investment environment comprises of these 4 things. Now we'll discuss all these one by one. फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल एसेट क्या क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में मेनली अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है आपकी ओनरशिप सिक्योरिटीज, देन वी हैव डेट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, देन वी हैव द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स,
एंड देन वी हैव डेरिवेटिव्स। ये आपके चार मेन क्लासिफिकेशन होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। ओनरशिप सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? वो सिक्योरिटीज, दो सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप क्लेम इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग। जैसे कि मानो मैंने शेयर्स, ओनरशिप सिक्योरिटीज आपके सिर्फ शेयर्स होते हैं, क्योंकि शेयर्स में आपको ओनरशिप क्लेम मिलता है। यू हैव द राइट टू वोट, आपके पास डिसीजन मेकिंग का राइट आता है। जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स बेसिकली क्या है? शेयर्स गिव यू द पार्शियल और फ्रैक्शनल ओनरशिप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिलता है। इवन आपके पास एक सिंगल शेयर भी है तो यू कैन गो, यू कैन अटेंड द एजीएम। आपको पूरा राइट है कंपनी के जो जनरल मीटिंग के मिनट्स वगैरह है वो सब पढ़ने का। आपको वोट करने का पूरा राइट मिलता है सिर्फ एक इक्विटी शेयर से। सो ओनरशिप सिक्योरिटीज गिव यू दी ओनरशिप राइट। आपके पास राइट आता है वोट करने का। आपके पास डिसीजन मेकिंग में का जो है राइट आता है। डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली नहीं ली जाती, इसमें भी अगेन जो आपके जब आप वोटिंग करते हैं, मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वोटिंग हो रही है, तो आपको जो भी इसके लिए सही लगता है तो आप उसको वोट कर सकते हैं। सो वी हैव इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली आपके डिबेंचर्स होते हैं, आपके बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स होते हैं। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं? नॉर्मली डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आपके इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स होती है। इंटरचेंजेबली मतलब इंडिया में हम इनको बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इंटरनेशनल मार्केट्स में ये डिफरेंस है कि बॉन्ड्स, द इशूअर ऑफ द बॉन्ड्स इज नॉर्मली द गवर्नमेंट, whereas debentures are the debt instruments that are issued by the private organizations। ठीक है, आपकी कंपनीज जब इशू करती है तो वो डिबेंचर होता है, और गवर्नमेंट इशू करती है तो वो बॉन्ड हो जाता है। तो आपकी जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, these are called the debt instruments because they represent a debt on the firm। ठीक है, ये ओनरशिप क्लेम नहीं दिखाती है, डेट दिखाती है कि दैट द इन्वेस्टर, दैट द ओनर ऑफ दैट डेट डिबेंचर हैज गिवन अ लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि अगेन दीज, क्योंकि दे आर द आउटसाइडर्स। ओके, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आउटसाइडर्स की एक्सपेंडिचर्स पहले पे किया जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स हो गए, ओनर्स आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी इंटरेस्ट होता है सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का या कोई भी लोन प्रोवाइडर है उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है। उसका इंटरेस्ट पे किया जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उनमें से पहले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पे किया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पे किया जाता है। सो दिस इज द वन फीचर विच गिव्स द प्रेफरेंस। सेकेंडली, अगर कंपनी की लिक्विडिटी भी होती है, लिक्विडिटी के टाइम पर भी आपके जो डिबेंचर होल्डर्स है, सिंस दे आर द आउटसाइडर्स, जो भी आपके क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, इन सब की पेमेंट पहले होती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे होता है, फिर कुछ बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पे की जाती है। अदरवाइज उनको कैपिटल नहीं मिल पाती। सो दे हैव द प्रेफरेंस इन द, दे हैव द प्रायोरिटी, दे बेसिकली द कंपनी हैज अ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द डेट। मोर ओवर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी अपने इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही या अपने शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही तो they have the uh, they can force the company to be liquidated। now next is the indirect investment। indirect investment में आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स। now what is a mutual fund? okay, mutual funds are, is my screen visible? hello, is my screen visible?
मेरी स्क्रीन विजिबल है? कैन समवन टेल मी प्लीज, राइट इन द चैट बॉक्स. ओके. Okay. I hope the screen is visible. I don't know whether my screen is visible. I'm sharing again. Just give me a minute. Okay. Okay. Now the screen is visible. Huh. So we were doing the indirect investment. Indirect investment is the investment where we don't have our direct control. Means कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं. म्यूचुअल फंड्स क्या है? इट इज अ पूल ऑफ द रिसोर्सेज वेयर मेनी इन्वेस्टर्स पूल देयर रिसोर्सेज एंड after that the mutual fund organization invest on behalf of the investors. बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करा म्यूचुअल फंड के पास. म्यूचुअल फंड जो है एक पर्टिकुलर स्कीम के अकॉर्डिंग उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है. दैट इज कॉल्ड दी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाउ जिन भी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया दे आर द यूनिट होल्डर्स. उन्हें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है. दे आर नॉट डायरेक्टली द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है वो बहुत सारे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है. ठीक है. तो उधर कंपनी के रजिस्टर में नाम किसका होता है? म्यूचुअल फंड का होता है. ठीक है. म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन का होता है. लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्वेस्टर्स को एक यूनिट मिलती है म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलती है दैट रिप्रेजेंट की दैट दे हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड्स. नाउ नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर द financial assets. The derivatives are the assets whose value depend upon the underlying asset. मतलब उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर उनकी वैल्यू डिपेंड करती है. मान लो आपके फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, फॉरवर्ड्स है, इन सब की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है. अब इनके ऊपर इनकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं फॉरवर्ड की. फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन. दो पार्टीज है ए और बी. ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. किस चीज के लिए? कि टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मान लो सपोज ए इज अ फार्मर. ज्यादातर ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वी आर डूइंग द डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में हमारे पास वी हैव फॉरवर्ड्स, वी हैव फ्यूचर्स, we have options. वैसे swaps भी होते हैं but swaps are out of the scope of your syllabus. Now forwards. Forward क्या है? मान लो A and B दो persons हैं. A is a farmer. A ने wheat grow कर रखा है. ठीक है. वो B उसको पता है approximately 1000 kg जो है उसका wheat grow होगा. Now वो अब मार्केट में prevailing rate है 40. But he is not sure कि आगे उसका रेट क्या होगा. उसको लग रहा है कि हो सकता है रेट जो है कम हो जाए इस साल और 37 रह जाए. तो वो अपने आप के अब को सिक्योर करने के लिए ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल दी व्हीट एट ₹38 पर केजी. ठीक है. या जो भी रेट है उस रेट पर व्हीट को सेल करने का एक एग्रीमेंट कर लेता है कि आज से 3 महीने के बाद मैं आपको व्हीट सेल करूंगा एट दिस पर्टिकुलर रेट. नो ए ने अपने आप को डाउन टर्म रिस्क से सिक्योर कर लिया कि भाई अगर रेट इससे ज्यादा गिरेगा तो मेरे पास कम से कम एक हेज है. वही बी इस एग्रीमेंट में क्यों एंटर कर रहा है? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है प्राइस हाइक की कि हो सकता है मार्केट में प्राइस बढ़ जाए और इसलिए मुझे तो 38 रुपीज पर केजी पे मिल जाएगा. मैं 38 पर केजी पर खरीद लूंगा. तो दिस इज कॉल्ड दी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट.
ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही है कमोडिटी के ऊपर, यानी जो व्हीट के प्राइसेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है ना। ये तो हो गया आपका कमोडिटी डेरिवेटिव। ठीक है, देयर कुड बी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जहां पर आपके अंडरलाइंग एसेट एक फाइनेंशियल एसेट है, उसको हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर्स। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर भी बिल्कुल सेम यही होता है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेम तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स में दे आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्डाइज से मतलब क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है, दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड। अगर आप जैसे NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको इनकी लाइव ट्रेडिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डायरेक्टली टू पार्टीज के बीच में, मतलब होता तो दो पार्टी के बीच में, बट ये एक्सचेंज ट्रेड होता है और इसीलिए ये रेगुलराइज्ड होता है, इसको एक्सचेंज रेगुलेट करता है। नाउ नेक्स्ट इज योर ऑप्शन। ऑप्शंस भी अगेन एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेयर वन पार्टी हैज द राइट टू बाय और सेल अ कमोडिटी, वेयर एज द अदर पार्टी डोंट हैव एनी राइट, ही हैज द ऑब्लिगेशन। मान लो दो पार्टनर्स है, दो पर्सन है ए एंड बी। ए इज द ऑप्शन होल्डर, ठीक है, बी इज द ऑप्शन राइटर। ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं where option holder A has the right to buy wheat from to buy shares of X Limited from B at the rate of 100 per share after 2 months। 2 महीने के बाद वो 100 रुपए में शेयर खरीदने का एग्रीमेंट कर लेता है बी से, तो ये हो गया एक ऑप्शन। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उसके पास राइट है, अगर मार्केट में 100 रुपए से कम का रेट हो गया तो वो जरूरी नहीं है वो बी से खरीदे। फॉरवर्ड और फ्यूचर में जो दोनों की दोनों पार्टीज जो थी वो दे हैव टू ऑब्लाइज विद दी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के पास इक्वल राइट है, इक्वल ऑब्लिगेशन है। लेकिन जो आपके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में द ऑप्शन होल्डर हैज द राइट बट द ऑप्शन राइटर द अदर पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन। उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर ऑप्शन होल्डर बाय करेगा तो उसको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन होल्डर अगर सेल करेगा तो जो राइटर है उसको खरीदना ही पड़ेगा। अब राइटर ये ऑब्लिगेशन क्यों बियर कर रहा है? बिकॉज ही गेट्स समथिंग इन रिटर्न, दैट समथिंग इन रिटर्न इज द ऑप्शन प्रीमियम। उसे प्रीमियम मिलता है इस चीज के लिए, तो इसलिए वो इस एग्रीमेंट में एंटर करता है। So this is the broad structure of financial assets or instruments depending on your need, depending on your investment objective, depending on various factors that affect the investment. The investor can choose any of these options. Next is the financial market. फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? ब्रॉडली हम फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट प्लेस। भाई किसी भी चीज को हमने सेल करना है, परचेज करना है, तो हमें कोई जगह तो चाहिए ना एक्सचेंज के लिए। तो द मार्केट प्लेस वेयर दिस एक्सचेंज प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन इज नोन एज द फाइनेंशियल मार्केट। अब ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट आपकी फिजिकल मार्केट्स की तरह नहीं होती, नॉर्मली ये वर्चुअल चलती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ज्यादातर वर्चुअली ही चलती है। और आपकी फाइनेंशियल मार्केट को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से भी पहले इसका एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है विच इज अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के ये दो पार्ट्स बनते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होती है? जहां विच इज नॉट रेगुलेटेड। मान लीजिए आप एक नॉर्मल जो आपके लोकल मनी लेंडर्स होते हैं उनसे अगर आप पैसा इंटरेस्ट पे ले लेते हैं तो इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई उनको रेगुलेट नहीं कर सकती। ठीक है, इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट भी जो है वो काफी मतलब काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। बहुत लोग रेदर देन बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स दे वांट टू गो टू द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स।
because of the lesser legal formalities involved in unorganized market. Organized market में आपको proper legal formality के साथ गुजरना पड़ता है, जो कि unorganized market में नहीं होता, and many people therefore want to go to the unorganized sector of the market. Then organized sector क्या है कि which is regulated, जहां पर आपके प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर फॉर लेस देन अप टू 1 ईयर. आप अप टू 1 ईयर समझ लीजिए, जहां पर 1 साल तक के इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं मनी मार्केट. और जहां पर जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग टर्म की इंस्ट्रूमेंट्स में हो रही है. लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, विच हैव द मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा की जिनकी मैच्योरिटी है उनको लॉन्ग टर्म कहते हैं. अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, then your commercial papers. इन सबके साथ एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है. मान लो टी बिल्स है आपके 91 डेज टी बिल्स, 182 डेज टी बिल्स, 364 डेज टी बिल्स. ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, तो ये इनका जो है टाइम पीरियड होता है. जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये 1 महीने के भी हो सकते हैं. ये कुछ इसमें फोर्टनाइटली 15 दिन की मैच्योरिटी पीरियड के साथ भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो आप अपने टाइम हॉरिजन के ऊपर डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट को पिक करना चाहते हैं. Then the capital market is for the long term, जिसमें आपके equity shares, debentures, preference shares ये सब आ जाते हैं. So this is the classification of financial markets. Normally जब हम पढ़ते हैं fundamental investment में, हम लोग capital market पे ज़्यादा focus करते हैं, क्योंकि money market में आपका जो interest होता है वो almost fixed होता है. Then next are the financial इंटरमीडियरीज. अब इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, इंटरमीडियरीज जो बीच में आपको मतलब एक तरह से जो बायर्स को, जो सेवर्स और बोरोवर्स को जोड़ रहे हैं. सेवर्स और बोरोवर्स क्या है, सेवर्स मतलब जो लोग पैसा अपना जोड़ रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं जिन्होंने सेविंग्स करी है, एंड बोरोवर्स जो उस पैसे को बोरो करते हैं जिसके बदले में अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो सेवर्स को देते हैं. सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लिंक दीज टू सेक्टर्स. ठीक है, इन दोनों को वो लिंक करते हैं. वो लिंक कैसे करते हैं, थ्रू वेरियस सर्विसेज. आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कौन कौन आ जाते हैं, आपके बैंक से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. ठीक है भाई, आपका जो डीमेट अकाउंट, ये आपके डिपॉजिटरीज है, जो भी आपकी ट्रेडिंग होती है इट इज इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म. ठीक है, तो आपके जो डिपॉजिटरीज है, डिपॉजिटरीज इंडिया में कौन कौन से चलते हैं, CDSL और NSDL. ये आपके दो डिपॉजिटरीज हैं. आप जितने भी डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं वो इनके पास संभाल के रखे जाते हैं. ओके या अंडरराइटर्स हैं. अंडरराइटर्स किसको हेल्प करते हैं, दे हेल्प द कंपनीज इन प्रिपेयरिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड इन बेसिकली इन रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट. तो दीज आर वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो बीच में लिंक करते हैं बोरोवर्स को और सेवर्स को, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्मूथली चल सके, जो पैसा है वो चैनलाइज हो सके प्रॉपर सोर्स की तरफ. And last but not the least is your financial regulators. जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है. क्यों, क्योंकि अदरवाइज आपका रिस्क जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. अब रेगुलेटर कौन है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, देखो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी वॉज फॉर्म्ड इन 1992. आपका सेबी एक्ट आया था 1992 में, उसके तहत आपका सेबी बना है. सेबी आपका मार्केट रेगुलेटर है जो आपके कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है. जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं, आपके रजिस्ट्रार्स हैं, आपके एजेंट्स हैं, इन सबको सेबी रेगुलेट करता है. अंडरराइटर्स को, इन सबको सेबी रेगुलेट करता है.
ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है। कंपनीज को अपने लिस्टिंग एग्रीमेंट तक सेबी की रिक्वायरमेंट है टू अपलोड इन ऑर्डर टू गेट लिस्टेड। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है, दे हैव टू साइन द लिस्टिंग एग्रीमेंट। सो सेबी इज द मेन रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अदर देन दिस वी हैव डिफरेंट रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई। मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हम इसकी, जैसे कि मान लीजिए आपके इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए आपकी अलग से एक अथॉरिटी है लाइक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपके फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है फॉरवर्ड्स के लिए। पेंशन फंड की रेगुलेटरी अथॉरिटी आपकी अलग है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडियन गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेन रेगुलेटर जो सब चीजों को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर रेगुलेट करता है। तो दीज आर द रेगुलेटर्स ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट। Now next is the investment decision process. आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। नॉर्मली एग्जाम्स में आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट या इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है टू डिस्क्राइब द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस which starts with first setting up the investment policy. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to set up your investment objectives. आपको एक अपना ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। अपना ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जब भी हम फ्रेम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को गाइड करता है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, देन टाइम हॉरिजन कि आपके पास पैसा कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, देन आपका बजट क्या है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना सकते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और आप कितना रिटर्न चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो ये सब से आपका एक इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनती है। सेकेंड स्टेप इज योर सिक्योरिटी एनालिसिस। अब आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए आपके टाइम हॉरिजन और बजट कंस्ट्रेंट के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज है। मार्केट में तो हजारों सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा उनमें से बेस्ट सिक्योरिटी कौन सी है, आपको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कौन सी सूट कर रही है, ठीक। तो अब अगेन आपके पास कोई अभी सिक्योरिटी एनालिसिस किस किस बेसिस पे होता है? देखो, हम लोग सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। दीज आर शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। हर इन्वेस्टर चाहता है अपना रिटर्न बढ़ाना और रिस्क कम करना, ठीक है। रिटर्न मैक्सिमम और रिस्क मिनिमम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू। व्हाई? क्योंकि रिटर्न और रिस्क आपका सेम डायरेक्शन में चलता है। अगर रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। नाउ सिक्योरिटी एनालिसिस क्या है? मान लो आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज है, 100 सिक्योरिटीज है। आप उनका रिस्क रिटर्न का एक तरह से एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट बनाते हैं कि किसका कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। अब उनमें से बहुत सारी सिक्योरिटीज ऐसी होंगी जो कि सेम रिस्क पर, जिनका रिस्क सेम है बट उनके रिटर्न डिफरेंट है, रिटर्न आर डिफरेंट, ओके। तो आप उनमें से किसको पिक करेंगे? अगर सेम रिस्क है तो आप उन रिटर्न वाली सिक्योरिटीज को पिक करेंगे जिनका रिटर्न हाई है। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारी सिक्योरिटीज ऐसी है जिनका रिटर्न सेम है, तो आप किनको पिक करेंगे? जिसका रिस्क मिनिमम हो। तो इस रिस्क रिटर्न के बेसिस पे आप सिक्योरिटीज को एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपके पास जो है सिक्योरिटीज आ जाती है। सो इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। मान लो इसके बेसिस पे आपने जो है 15 सिक्योरिटीज को चूज कर लिया, 100 में से आपने 15 सिक्योरिटीज चूज कर ली इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप इज योर पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब Warren Buffett has said
दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे अंडों को एक जगह मत रखो। क्यों? क्योंकि अगर वो बास्केट गिरी तो सारे के सारे अंडे गए। ठीक है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का होता है। अगर आपने अपना सारा का सारा फंड एक ही जगह, मान लो एक ही पर्टिकुलर शेयर में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लो जिन लोगों ने येस बैंक में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उनका तो सारा का सारा पैसा खत्म। क्यों? कभी येस बैंक आज से 2-3 साल पहले 800 के आसपास चल रहा था, जब इसका जो स्कैम है, इसके स्कैंडल बाहर आया था, और एकदम इसका रेट अब 12-13 रुपए पे आ गया। ओके, तो इसलिए इट इज बेटर टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को चूज करिए ताकि आपका रिस्क कम हो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं? देखिए, जो आपका रिस्क और रिटर्न है, जो आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिटर्न है, पोर्टफोलियो का रिटर्न उनका वेटेड एवरेज होता है, लेकिन उनका जो रिस्क है, काफी जो सिक्योरिटीज है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज को एक साथ रखने से हमारा रिस्क मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपके एक सिक्योरिटी पे, फर्स्ट सिक्योरिटी पे रिटर्न कम हो रहा है तो सेकंड पे बढ़ जाएगा, सेकंड पे कम होगा तो फर्स्ट पे बढ़ जाएगा। सो इस तरीके से हम एक पोर्टफोलियो बनाकर अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एक शेयर डूबे भी तो हमारे को बाकी सारे शेयर से रिटर्न मिल जाए, जिससे कि उस शेयर का लॉस कवर हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए अगेन जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है उनके कॉम्बिनेशन से हम पोर्टफोलियोज फॉर्म करते हैं और उनका रिस्क रिटर्न निकालते हैं। Now the next step is your पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अब आपने एनालाइज करके बहुत सारे पोर्टफोलियोज बना लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको उसमें से एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कौन सा पोर्टफोलियो आपके आपके प्रेफरेंस को मीट कर रहा है। Again, there are different theories for portfolio selection. One is हैरी मार्कोविट्ज का आपका एक मॉडल है जो कि हम लेटर की क्लासेस में करेंगे, बाद की क्लासेस में करेंगे, जहां पर पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने का तरीका बताया गया है। पोर्टफोलियो को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है? अब इन्वेस्टर की, अब मान लो पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपने पोर्टफोलियोज बना लिया, उनमें से कौन सा पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की यूटिलिटी पे, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, उसके बजट कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा उसको कौन सा पोर्टफोलियो सूट कर रहा है, दैट पोर्टफोलियो सेलेक्टेड। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो रिवीजन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो आपका काम खत्म। नो, आपको पोर्टफोलियो को रिवाइज करना पड़ता है, जैसे चेंजिंग सिनेरियोज है। अब मान लो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया टू ट्रैक दी निफ्टी, निफ्टी के जो 30 शेयर है वो 30 के शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं ताकि आपका जो रिटर्न है वो निफ्टी के जितना आपको रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई शेयर है जो कि निफ्टी का जो ग्रुप है उसमें से बाहर हो जाता है और उसकी जगह दूसरा शेयर आ जाता है, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना पड़ेगा, या आपकी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई शेयर ऐसा है जिसका स्कोप आगे कम हो गया है और दूसरे तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो रिवीजन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आफ्टर दिस द लास्ट स्टेप इज पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। पोर्टफोलियो इवेल्युएशन क्या होता है कि एक बार आपने जो पोर्टफोलियो बनाया, अब आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि जितना आपका ऑब्जेक्टिव था, जितना आपने बेंचमार्क एक रिटर्न सोचा था, क्या आपको उतना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो यू नीड टू रिवाइज। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, एंड आपके लिए मतलब उसके अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने रिटर्न को आपको जो है चेंज करना, अपने पोर्टफोलियो को फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इवेल्युएशन। यू हैव टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो, कि मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन है 15% रिटर्न आने की, तो क्या 15% आ रहा है? बिग शेयर्स में आपका रिटर्न कम आ रहा है, तो इस तरीके से फिर ऑब्वियसली अगेन आप दोबारा से उन सिक्योरिटीज को हटाकर और सिक्योरिटीज को ऐड करते हैं, और सिक्योरिटीज को ऐड करने के लिए दोबारा यू हैव टू गो टुवर्ड द सिक्योरिटी एनालिसिस। आप और सिक्योरिटी को एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं कि जस्ट अ सेकंड, ओके, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपका इंफॉर्मेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आप एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब आपको अगर मान लीजिए किसी सिक्योरिटी को इवेल्युएट करना है, उसके फंडामेंटल्स को चेक करना है, तो आपको डिफरेंट लेवल्स पे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले इकोनॉमी लेवल पे कि आपकी इकोनॉमी का इस टाइम पे प्रेजेंटली क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी बूम कर रही है या रिसेशन के फेज में है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उस तरीके से मॉडिफाई होती है। कि अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म में रिसेशन दिख रहा है कि कम से कम अगले 3-4 साल तक शेयर मार्केट नहीं उठेगी, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बूमिंग फेज है, आपको दिख रहा है कि शेयर मार्केट ग्रो कर रही है, तो आप जो है सब इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमी लेवल पे अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करना होता है। सेकंड, इंडस्ट्री लेवल। अब मान लो आपने इकोनॉमी देख लिया, हमारी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और मेरे को तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब इकोनॉमी अगर फ्लरिश कर रही है, आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको इंडस्ट्री भी तो चूज करनी पड़ेगी ना कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयर्स आप लें। ओके, तो वंस दिस आपका ये वाला जो प्रोसेस है, हाँ, एक बार अगर आपने इकोनॉमी को देख लिया, तो नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्री, कि आपको कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, आपको अपनी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज, यू हैव टू चेक द ग्रोथ पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कि आप किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी। मान लो इस टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा बूम कर रही है, ठीक है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है उनका ग्रोथ जो है वो फिर मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन इस टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री में आपको जो है इन्वेस्ट करना है। या अब जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, आगे आगे जो आपका टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी, तो यू हैव टू सेलेक्ट द इंडस्ट्री। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट कर ली, तो उसमें भी देयर आर वेरियस कंपनीज, आपको किस पर्टिकुलर कंपनी को में जाना है, तो आपको उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स चेक करने होंगे, उस कंपनी की का पास्ट ट्रेंड क्या है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कौन है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी होती है to select a particular company. So you need information on these three levels: first economy level, second your industry level, and third is your company level. Now once, sorry, it is stuck. Okay, once you have gathered the information, after that uh, sorry, now these are the three levels on which the information is needed. Now what type of from where can you get these information? There are different sources of information. I'm sharing another screen since my whiteboard is stuck. Just a minute, I'm sharing another screen. Okay, I hope this screen is visible. Now देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए मुझे कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मुझे उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे उसके पास प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एनुअल रिपोर्ट जो है एक कंपनी लेवल इंफॉर्मेशन देने के लिए बेस्ट सोर्स है। देन वी हैव द स्टॉक एक्सचेंजेस। काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मुझे स्टॉक एक्सचेंजेस से मिलती है। ओके,
देन आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो भी बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे आपके जो शेयर प्राइसेस है उसके आपके हिस्टोरिकल प्राइस आपको देखने हैं, मार्केट इंडेक्स के प्राइस देखने हैं, ठीक है, या आपको टेक्निकल चार्ट्स चाहिए जहां पे आपके प्राइस के चार्ट्स होते हैं, वॉल्यूम के चार्ट्स होते हैं, वो सब आपको स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स पे प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर आपके बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स है, जैसे आपकी CNBC का चैनल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, ये सब भी आपकी ऐसी एक वेबसाइट्स है जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग दी स्टॉक मार्केट। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशंस, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस अपने पब्लिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, ठीक है, आपके बैंक्स की, मनी मार्केट की, आपके ट्रेजरी बिल्स का, आपके रेशियोज की, इन सब चीजों के बारे में पीरियोडिकली RBI की बुलेटिन पब्लिश होती है, उस बुलेटिन में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगेन जो सेबी है या इट इज द रेगुलेटर ऑफ योर स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर भी इसकी वेबसाइट पर भी इन सब के बारे में बहुत सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के बारे में वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, मंथली बुलेटिन पब्लिश करता है, ठीक है, एक इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट रिव्यू पब्लिश करता है, तो उससे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपका ऐसे ही OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961, और ये भी अगेन आपकी पॉलिसी मेकिंग में और एडवाइजरी में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको 34 कंट्रीज के बारे का डाटाबेस आपको मिल जाता है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके अलावा आपके जैसे ये है CII या आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, CMIE, इन सबके जो डाटाबेस, इन सबके ये भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना। इंफॉर्मेशन के लिए कुछ आपके प्राइवेट डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे CMIE का प्रोविस सॉफ्टवेयर है, प्रोविस पे आपको इंडियन कंपनीज के बारे में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसी तरीके से ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग पे आपको इंटरनेशनल सारी इंफॉर्मेशन जो है, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, वो सब इंफॉर्मेशन आपको ब्लूमबर्ग पे मिलती है। तो इट कवर्स बेसिकली योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपका जितना भी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिसीजन प्रोसेस क्या है, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, इट इज कवर्ड अंडर दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू the next chapter which is about Indian securities market। आपकी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, it is a marketplace where securities are traded, where buyers buy the securities and sellers sell the securities, ठीक है, जहां पर एक्सचेंज होता है सिक्योरिटीज का, दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, सॉरी सिक्योरिटी मार्केट को हम लोग कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी कैपिटल मार्केट आती है, यानी जहां पर आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, दैट इज अवर सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या है, अगेन जो 1 साल से ज्यादा के फंड्स होते हैं, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। अगेन सिक्योरिटी मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है वो मनी मार्केट से कम होती है, क्योंकि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, तो दे हैव हायर लिक्विडिटी एज कंपेयर टू द सिक्योरिटी मार्केट। Now what are the features of security market as visible on the screen? I hope the screen is visible. Just a minute, I'm checking whether this, 1 minute. I hope the screen is visible. Okay. Now these are the features of security market. First of all, the security market, it facilitates the flow of long term funds having maturity of more than 1 years. 1 साल से ज्यादा की अगर मेच्योरिटी होती है, ठीक है, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसकी लिक्विडिटी मनी मार्केट से कम होती है, क्यों? क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, इसलिए उनकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, सिक्योरिटी मार्केट की लिक्विडिटी कम होती है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, इनमें रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मनी मार्केट। इसका एक कारण ये भी है कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ज्यादातर ये एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन के, इनके ऊपर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है, तो आपके जो लॉन्ग टर्म फंड्स है इनमें आपका रिस्क ज्यादा हो जाता है। देन
अब अगेन रिस्क ज्यादा होता है तो उनका जो रिटर्न है एज कंपेयर टू मनी मार्केट, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग हायर रिटर्न एज कंपेयर टू योर मनी मार्केट. Now, what are the functions of security market? First, mobilization of savings. अब कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फंड जो फीचर है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये आपके सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं. मोबिलाइज मतलब अब जैसे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है जिनकी सेविंग्स है, उस सेविंग्स को ये एक सोर्स देती है टू चैनलाइज टुवर्ड्स दी प्रोडक्टिव यूनिट्स. मान लो आपके पास सेविंग्स है, लेकिन उन सेविंग्स को आप कहाँ लगाएं? जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, आपके पास सेविंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जब तक आप अपने सेविंग्स को मोबिलाइज नहीं कर सकते. तो दिस इज डन बाय द सिक्योरिटी मार्केट. दे गिव यू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच आप अपने जो सिक्योरिटीज को, आप अपने सेविंग्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. Then it channelizes funds into investment. अब बहुत सारे यूनिट से, बहुत सारे हाउस होल्ड से, इंस्टीट्यूशन से सेविंग्स तो कलेक्ट कर ली है, लेकिन उन सेविंग्स को बैंक अपने पास नहीं रखता, ठीक है. वो सेविंग्स कहाँ जाती है? वो सेविंग्स जाती है प्रोडक्टिव यूनिट्स में. जैसे कैसे? मान लो जो आपके हाउस होल्ड्स है, हाउस होल्ड्स ने अपना पैसा बैंक में रखा, सेविंग्स करी अपने पैसे की, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स करे, उसके बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो सारा पैसा जो है बिजनेसेस लोन पर लेते हैं. तो इस तरीके से जो फंड्स है, जो एक्स्ट्रा मनी है जिसको लोग सेव करते हैं, उसको सिक्योरिटी मार्केट जो है चैनलाइज कर देती है इन्वेस्टमेंट में. उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के में कन्वर्ट करती है सिक्योरिटी मार्केट, जिससे कि जो बिजनेसेस है उनको फंड्स मिलते हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर एक्सपेंशन, फॉर ग्रोथ. इन सब चीजों के लिए फंड्स कलेक्ट होते हैं आपके सिक्योरिटी मार्केट से. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब बिना पैसों के डेवलपमेंट नहीं हो सकती, देयरफॉर सिक्योरिटी मार्केट्स जो है वो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है. किस किस चीज के लिए फंड प्रोवाइड करती है? सबसे पहले चीप और एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड करती है फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर वेरियस पर्पसेस के लिए. आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, उनको मान लो अपने एसेट्स को रिप्लेस करना है, इन सब चीजों के लिए जो फंड्स चाहिए होता है, दे कैन गेट इट फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट. देन अगेन यही है आपका मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन के लिए फंड देता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए आप फंड प्रोकर कर सकते हैं. अदर देन दिस सिक्योरिटी मार्केट दे हेल्प they provide various other services to the entrepreneurs, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग की फैसिलिटी है, अंडर राइटिंग की फैसिलिटी है. ये सब फैसिलिटीज जो है आपको प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स. देन रिहेबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज जो है उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनको उनके रिहेबिलिटेशन के लिए देयर आर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि IDBI, ICICI, IFCI, जो कि मेनली जिनका काम ही इंडस्ट्री की रिहेबिलिटेशन है, इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन है, जो सारा का सारा पैसा जो है उनको प्रोवाइड करती है. Then they encourage investors to invest in industrial securities. Industries की डेवलपमेंट के लिए there are few industrial securities जिसमें ये encourage करते हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे आपके REC बॉन्ड है, ठीक है, या NHAI के बॉन्ड्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वो जो बॉन्ड्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता है. देन रिलायबल गाइड टू परफॉर्मेंस. आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट है ये परफॉर्मेंस का एक गाइड है. परफॉर्मेंस का गाइड कैसे है? एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट में उसके प्राइसेस जो है वो हाइक हो जाते हैं. वहीं पर आपके जो क्या नाम है, कोई मार्केट किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज आती है, उसके प्रॉफिट कम हो जाता है, तो एकदम से उसके जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं. तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को ये बताती है कि आपकी जो कंपनी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. इट इज अ गाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. Now, how the security market is organized? So, this is the structure of securities market in India. सिक्योरिटी मार्केट में आपका एक तो होता है डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट में क्या है, हम लोग डेरिवेटिव्स क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया. अच्छा, पहले आपके ब्रॉड क्लासिफिकेशन है डेरिवेटिव मार्केट एंड कैश मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट जो होती है वो आपकी, उसमें जो सेटलमेंट होती है फ्यूचर डेट में होती है. फ्यूचर डेट का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपको मैंने फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के लिए बताया कि देयर द पार्टीज एग्री टू बाय द गुड्स इन फ्यूचर.
ठीक है। नॉर्मली डेरिवेटिव में क्या होता है, आपके फिजिकल एसेट्स की डिलीवरी नहीं होती, रेदर देन इसमें आपकी जो सेटलमेंट होती है वो मार्जिन मनी पे करके होती है। जैसे मान लो मैंने भी आपको वीट वाला एग्जांपल दिया था, ए और बी एग्रीमेंट करते हैं, गुड वीट को ए एग्रीमेंट करता है वीट को 38 रुपीज पर केजी पे सेल करने का, ठीक है। अब मार्केट का प्राइस हो गया 40 रुपीज, ठीक है। तो 2 रुपीज पर उसका आपका जो है एक डिफरेंस आ गया ना। अगर मान लीजिए वो चाहे तो उसको बेच सकता है, नहीं तो 2 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज का लॉस पे करके उसको सेटल कर दिया जाता है। तो जो डेरिवेटिव्स है ज्यादातर वो आपके इसी तरीके से सेटल हो जाते हैं, रेदर देन फिजिकल डिलीवरी। एसेट्स की डिलीवरी नहीं होती, मार्जिन से वो सेटल कर देते हैं। और एक होती है कैश और स्पॉट मार्केट। कैश और स्पॉट मार्केट क्या होती है, जिसको हम बेसिकली कैश एंड कैरी मार्केट कहते हैं। आपने पैसा लगाया और आपके पास आपका फाइनेंशियल एसेट आ गया, मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, मेरे डीमेट अकाउंट में उतने शेयर्स आ गए, दिस इज माय कैपिटल। कैश और स्पॉट मार्केट। नाउ अगेन कैश स्पॉट मार्केट के भी आपके दो पार्ट्स है, इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट। इक्विटी मार्केट जहां पर आप इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी की ट्रेडिंग होती है, दैट इज योर इक्विटी मार्केट। एंड डेट मार्केट जहां पर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज योर डेट मार्केट। नाउ डेट मार्केट में आपकी एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होती है, और कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जहां आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ही एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वो होती है जहां पे आप कंपनीज के बॉन्ड्स में, ये कंपनीज के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके डेट मार्केट का स्ट्रक्चर है। वी हैव टू गो इन डिटेल इन द इक्विटी मार्केट। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इक्विटी मार्केट पे है। इक्विटी मार्केट में अगेन आपके ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी, आपके जो एसेट्स की जो डिलीवरी है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ द इशू, आप मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पर कोई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम अगर इशू होती है सिक्योरिटी, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर इशू हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। अब फर्स्ट टाइम इशू कौन करेगा, ऑब्वियसली कंपनीज इशू करेंगी। जैसे कंपनी का आईपीओ आया, अभी रिसेंट आईपीओ किसका आया है, पेटीएम का आईपीओ आया है, नाइका का आईपीओ आया है। तो फर्स्ट टाइम एक कंपनी इक्विटी मार्केट से पैसा उठाती है, मतलब अपने शेयर्स अलॉट करती है, लोगों को शेयर्स देती है, और लोग उन शेयर्स के थ्रू कंपनी में पैसा लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार इक्विटी रेज करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर द लाइफ टाइम। ओके, फॉर्म्स जो है दोबारा से एक न्यू इशू लेकर आते हैं, जैसे यस इट कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। भाई और पैसे की जरूरत पड़ी, आपने दोबारा से सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स लॉन्च कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड द फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो ये हो गया आपके प्राइमरी मार्केट, जहां पर डायरेक्टली कंपनीज सिक्योरिटीज को इशू करती है और लोग उन सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, यानी कि डायरेक्टली पैसा किसके पास जा रहा है, इशूअर के पास, कंपनीज के पास पैसा जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, अब पैसा तो लगा दिया, मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने उसमें 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, बट कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है, वो तो सालों साल चलती रहेगी। अब मैं उन 20,000 रुपीज के लिए लाइफ लॉन्ग तो वेट नहीं करूंगी ना। हो सकता है मुझे 2 साल बाद पैसों की जरूरत हो जाए, मुझे अपने 20,000 रुपीज वापिस चाहिए हो, तो ऐसे में कंपनी तो पैसा वापिस नहीं देती जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, जो कि पता नहीं कब होगी। सालों साल कंपनीज चलती हैं, 100 साल चलती है, 200 साल चलती है, तो कंपनीज लिक्विडेट कब होगी दैट वी डोंट नो। ओके, एक्सेप्ट द बायबैक। बायबैक जब तक नहीं होता तब तक कंपनीज आपको पैसा नहीं देती। अगेन बायबैक की भी आपकी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ही कंपनीज जो है शेयर्स को बायबैक कर सकती है ना। जो बायबैक है, जब तक वो बायबैक नहीं होगा तो पर्सन अपने पैसे को कैसे वापस लेंगे। इट मीन्स दी सिक्योरिटीज हैव टू बी सोल्ड। अब ये सिक्योरिटीज कहाँ सेल होती है, ये सेल होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट जो है इट इज फॉर दी लिक्विडिटी ऑफ दी शेयर्स इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। अपने प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू है, उसको फर्दर एक्सचेंज, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेकेंडरी मार्केट में। मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने सेल कर दी सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली क्या है, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस का एक क्लस्टर है। मैंने एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटी को सेल कर दिया और किसी और ने सिक्योरिटी को बाय कर लिया।
तो दिस इज द थीम ऑफ द सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट इज योर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ये जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे पास 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं: ओनरशिप सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेरिवेटिव्स. आपकी ओनरशिप सिक्योरिटी कौन सी होती है? विच रिफ्लेक्ट योर ओनरशिप, विच रिफ्लेक्ट द ओनरशिप राइट ऑफ द शेयर होल्डर, उनको कहते हैं हम ओनरशिप सिक्योरिटीज. मतलब अगर हम उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन गए हैं. ओनर का मतलब क्या है? हमें कंपनी का वोटिंग राइट मिलता है, हमें उसके ओनरशिप से के साथ की जितनी बेनिफिट्स है वो सब हमें मिलते हैं. तो इट इज कॉल्ड द दो सिक्योरिटीज दैट गिव यू द ओनरशिप राइट आर नोन एज द ओनरशिप सिक्योरिटीज. अगेन ओनरशिप सिक्योरिटी में सबसे पहले बात आती है इक्विटी शेयर की. इसमें आपके आते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी शेयर वो होते हैं जिनको हम रियल में हम मानते हैं कि हमें कंपनी के जो ओनरशिप राइट मिलते हैं वो इक्विटी शेयर से मिलते हैं. ओके, as you can read on this screen, equity shares are the shares जो आपको पार्ट ओनरशिप जो है या फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं कंपनी के. दे आर कॉल्ड द इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के वोटिंग राइट्स होते हैं. नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलते हैं? डिविडेंड मिलते हैं. डिविडेंड भी मिलता है उन्हें, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं. दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द राइट इशू. तो उनको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं. अगेन इक्विटी शेयर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स हैं या आपके डिबेंचर्स हैं, इनके प्राइसेस नहीं बढ़ते एक्सेप्ट दे आर रिडीमेबल ऑन अ प्रीमियम, लेकिन वो भी फिक्स्ड होता है. तो इक्विटी शेयर्स लुक वेरी ल्यूक्रेटिव, बट इक्विटी शेयर्स में एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके प्राइसेस बढ़ने की जगह घट जाए, आपको कैपिटल प्रॉफिट होने की जगह लॉस हो जाए. ठीक है. मोर ओवर इस पे रेगुलर डिविडेंड जरूरी नहीं आपको रेगुलर डिविडेंड मिल जाए. हाउएवर देयर आर मेनी कंपनीज लाइक बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपकी एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम. these are the companies that pay regular dividend. वो अच्छा डिविडेंड पे करती है, रेगुलर डिविडेंड पे करती है, बट डिविडेंड का रेट कभी भी फिक्स नहीं होता. डिविडेंड का रेट डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर. ओके, वहीं पर कुछ कंपनीज ऐसी होती है रेगुलर डिविडेंड ना पे करके प्रॉफिट्स को रिटेन करती है, अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, जिससे कि उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है. और कई बार क्या होता है, वो अपने रिटेन प्रॉफिट्स को एज अ पार्ट ऑफ द बोनस शेयर्स भी अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देते हैं. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है. लेकिन इक्विटी शेयर का डिविडेंड आपका एक तो फिक्स नहीं होता, दूसरा डिविडेंड आपको कम मिलता है. सबसे पहले आपके इंटरेस्ट पे होते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है. ठीक है. देन टैक्सेस पे होता है. टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स पे होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे करने के बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. सो डिविडेंड्स आर वेरी मच फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स. आपके एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती डिविडेंड्स. ना नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि अगेन आपके शेयर्स तो है, लेकिन इस पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का रेट फिक्स्ड है. और ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनको प्रेफरेंस मिलती है. इक्विटी शेयर्स की पेमेंट होने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. हाँ, इनके पास वोटिंग राइट नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं. नाउ देयर आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि अगर मान लो कंपनीज अपने प्रेफरेंस शेयर्स पे के ऊपर डिविडेंड पे नहीं करती, तो वो डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बिफोर पेइंग, अगर फ्यूचर में इक्विटी डिविडेंड पे करने से पहले उन एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स को पे करना, उन एक्यूमुलेटेड डिविडेंड्स को पे करना कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है. आफ्टर दिस वी हैव क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जिन पर डिविडेंड्स तो एक्यूमुलेट होते ही है, ऑल्सो उनमें एक फीचर होता है दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए स्पेसिफाइड डेट. So these are the 4 types of your ownership securities. After this we have debt securities. Debt securities क्या होती है? Debt securities वो securities होती हैं जहां पर कंपनी के ऊपर आपका एक बेसिकली कंपनी के ऊपर एक तरह से कर्ज होता है, एक डेट है. तो वो सिक्योरिटीज जो कंपनी के ऊपर एक डेट को रिप्रेजेंट करती है उसको हम कहते हैं डेट सिक्योरिटीज.
ना ये सिक्योरिटीज क्या होते हैं, नॉर्मली इनका एक फेस वैल्यू फिक्स होता है, इनकी मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, इनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। जैसे डिबेंचर्स है, इफ आई इन्वेस्ट इन 8% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, फेस वैल्यू 100 है, 8 रुपए का डिबेंचर है, जो कि मुझे पता है 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा 110 रुपए में, और इतने 5 साल तक मुझे उसके ऊपर 8 रुपए पर ईयर मिलते रहेंगे, तो दिस इज अ डिबेंचर। इसी तरीके से बॉन्ड्स भी सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या है, बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करते हैं और डिबेंचर्स जो है वो कंपनीज इशू करती है, और इसीलिए बॉन्ड्स आर मोर सेफ एज कंपेयर टू द डिबेंचर्स। इसके अलावा एक आपका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट क्या होता है, एक तरह से हाइब्रिड है जिसमें आपकी इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों के फीचर मिक्स्ड है। इसमें एक लिक्विड आपका एक लॉक इन पीरियड होता है 4 से 7 साल का। उस लॉक इन पीरियड में कोई भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन उस लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद इंटरेस्ट मिलता है। मोर ओवर इनमें एक डिटैचेबल वारंट्स होते हैं, दीज वारंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। So in India, TISCO, Tata Iron and Steel Company, was the first one to issue the secured premium notes. Then we have indirect investment instruments. Indirect investment instruments क्या होते हैं, वो instruments होते हैं जिनको बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, जहां पर जो इन्वेस्टर्स है, जो सेवर्स हैं, वो खुद कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने पैसे को पूल करते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास। म्यूचुअल फंड सब इन्वेस्टर से इकट्ठे हुए पैसे को आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम। अब जब मैं स्कीम की बात करूँ, स्कीम क्या होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर म्यूचुअल फंड पहले से बताता है कि भाई हम इतना परसेंट इधर इन्वेस्ट करेंगे, इतना परसेंट इधर, और ये जो है प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है। अब मान लीजिए आई डोंट हैव दैट मच ऑफ स्किल टू टू ट्रैक दी मार्केट के अप्स एंड डाउन को ट्रैक करने की मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, पैसा इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में लगा दूंगी, मेरे भी आप पर म्यूचुअल फंड आगे उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। शेयर्स से होने वाला डिविडेंड जो होता है अगेन वो इन्वेस्टर्स को दे देता है, लेके अपने एक्सपेंसेस काटने के बाद। तो ये जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर ऑब्वियसली आपके हर्डल्स कम है, आपकी मेहनत कम है, लेकिन वहां पर अगेन आपका अगर रिस्क कम है तो आपके रिटर्न के चांसेस भी कम हो जाते हैं। So this is called your indirect investment. After this we have derivatives. डेरिवेटिव्स अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर डिपेंड करती है का मतलब कि जो जैसे मान लीजिए आपके अंडरलाइंग एसेट एक शेयर है जो कि मार्केट में 100 रुपए है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 1000 रुपए नहीं होगी, ठीक है, 100 के ऊपर अगेन आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें ऐड कर देते हैं, उसी से रिलेटेड आपकी जो होती है उसकी एसेट की वैल्यू होती है। या अगर मान लो आपका अंडरलाइंग एसेट एक 10 ग्राम गोल्ड है, तो उसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं होगी, ऑब्वियसली 52-53 हजार रुपए होगी। तो जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर उनकी वैल्यू डिपेंड करती है, दे आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नाउ डेरिवेटिव्स आपके ब्रॉडली दो कैटेगरीज होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होती है, वो डेरिवेटिव्स जहां पे अंडरलाइंग एसेट एक कमोडिटी है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पर आपके अंडरलाइंग एसेट एक फाइनेंशियल एसेट है। अब आपके जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन एंड स्वैप्स। ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। आगे कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? सबसे पहले सेवर्स, भाई जिनकी सेविंग होगी वही तो आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो सेवर्स है, हाउस होल्ड है, इंस्टीट्यूशन है, जो अपने पैसे को सेव कर रहे हैं ताकि उनको आगे इन्वेस्ट कर सके, दे आर दी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंडली, उस सेव्ड मनी को जो बोरो कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो डेफिसिट यूनिट्स है, और उस पैसे को बोरो करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन पैसा नहीं है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू जो है पैसा रेज करती है, जहां पर सेवर्स इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसे को वो आगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, और उन प्रोजेक्ट से होने वाली इनकम को अगेन उन सेवर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Then we have the financial intermediaries. Financial intermediaries, again, financial intermediaries are a linkage between the savers and the borrowers. सेवर्स जो पैसा अपना जोड़ रहे हैं, और जो आपके डेफिसिट यूनिट्स है, पैसा उनको चैनलाइज करने में आपके जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, दे हेल्प। जैसे मान लीजिए अब आपके बैंक्स हैं,
एक मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है, आई एम शेयरिंग अगेन। जैसे अंडर राइटर्स है, ठीक है, आपके मार्केट बैंकर्स है, जब भी कोई न्यू इशू होता है, जस्ट अ सेकेंड, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल नाउ, ओके। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? जो इन दोनों को लिंक करते हैं, आपके सेवर्स को और आपके जो बोरोवर्स होते हैं उनको लिंक करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, दे आर कॉल्ड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर इशू एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपकी सिक्योरिटीज किस तरीके से इशू होती है और किस तरीके से ट्रेड होती है, दिस वी हैव टू सी। जब हम बात करते हैं इशू की, मैंने आपको बताया था इशू के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ मार्केट डिपेंडिंग ऑन द इशू। इशू होती है आपकी प्राइमरी मार्केट में और ट्रेड होती है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट जहां पर आपके फर्स्ट टाइम अगर कोई सिक्योरिटी इशू होती है इधर थ्रू दी आईपीओ, ठीक है, या फिर आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर आपके एफपीओ के थ्रू अगर कुछ इशू होता है तो दैट इज द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में इशू किस तरीके से होता है? देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ द न्यू इन द न्यू इशू। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। ओके, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना पैम्फलेट, या आपका एडवर्ट हम लोग वो कर रहे हैं कि ऑफर डॉक्यूमेंट एक तरीके की डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है कि वो एक तो पहले तो कंपनी की बेसिक डिटेल्स, ठीक है, कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उसको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, उसके डेट इक्विटी रेशियो एग्जिस्टिंग कितनी है, उसकी शेयर होल्डर्स कौन है, उसके प्रमोटर्स कौन है, और who will be the underwriter to the issue, और इस तरीके से उसको कितने मतलब कितने का आपका न्यू इशू है और कितने डिनोमिनेशन में है, ठीक है, प्राइस बैंड क्या है, इस टाइप के सारे जो डॉक्यूमेंट, ये सब एक डॉक्यूमेंट पे नोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑफर डॉक्यूमेंट। ये ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास रजिस्टर किया जाता है, सेबी उसको रिव्यू करती है। अच्छा, ये रजिस्टर कौन करता है? दिस इज द सेबी को फाइल कौन करता है? सेबी को फाइल करता है एक मर्केंट बैंकर। तो आपका एक अंडरराइटर होता है बेसिकली, इसको मर्केंट बैंकर कहते हैं, जो आपकी इस इशू को अंडरराइट करता है। अंडरराइटर का काम क्या होता है? एक रजिस्टर्ड मर्केंट बैंकर होता है बेसिकली, वो ये सारे लीगल कंप्लायंसेस को देखता है। ओके, तो जो एक सेबी का रजिस्टर्ड मर्केंट बैंकर है वो इस जो इश्यूर कंपनी है वो एक मर्केंट बैंकर को अपॉइंट करता है। मर्केंट बैंकर ऑफर डॉक्यूमेंट को तैयार करके सेबी के पास रजिस्टर करता है। सेबी जो है उसके बाद सेबी जो है इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को देखकर अपने ऑब्जर्वेशंस देती है। भाई अगर उसको कोई चेंजेस लगते हैं जरूरी उसमें करने के लिए तो उसको जो है अपने ऑब्जर्वेशन देती है। मोर ओवर, ये जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट है ये सेबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है, साथ साथ कंपनी को न्यूज़पेपर्स में, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू गिव देयर ऑफर डॉक्यूमेंट, टू ओपन देयर ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर दी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द पब्लिक। मान लो पब्लिक को लगता है कि उसमें किसी तरीके के चेंज की जरूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी है बट मिसिंग है, तो कंपनीज जो है उस मर्केंट बैंकर को भी इन्फॉर्म कर सकती है, सेबी को भी इन्फॉर्म कर सकती है। फिर इन सारे रिव्यूज के बाद सेबी जो है अपने ऑब्जर्वेशन देती है। सेबी सिर्फ ऑब्जर्वेशन देती है, सेबी कैन नॉट अप्रूव द ऑफर डॉक्यूमेंट। नाउ इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो मर्केंट बैंकर है अपना जो उसका ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको रिवाइज करता है और एक फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, कंपनी जो है अब उसको रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाता है उसके बाद आपका इशू ओपन होता है। इशू ओपन होने का मतलब क्या है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। अब पब्लिक को न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट दे दिया जाता है कि दैट द इशू इज ओपन। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है कि लाइक 3 डेज के लिए, 7 डेज के लिए जो है आपका ये पर्टिकुलरली इशू ओपन है। ठीक है, दिस इज द प्राइस बैंड, मिनिमम इतने प्राइस पर आप बिड कर सकते हो। आपको पता है आजकल बुक बिल्डिंग प्रोसेस चलता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यू आर गिवन अ प्राइस बैंड। मान लो 100 रुपए से 150 रुपए का है तो आपको क्या उसको जेन्युइनली प्राइस लगता है, आप उतने की बिड डाल देते हैं कि आपको इतने शेयर इतने प्राइस पर चाहिए,
तो जितने भी बिड्स कलेक्ट होती है उसके बेसिस पर एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है और उस कट ऑफ प्राइस पर देन आपका अलॉटमेंट होता है। तो इस तरीके से जो इशू है वो ओपन किया जाता है और एक पैन नंबर पर एक पर्सन के पास एक पैन नंबर होता है और एक पैन नंबर पर एक एप्लीकेशन ही अलाउड है। एक पैन नंबर पर मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो वो सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नो देयर इज अ रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार की यही ड्यूटी होती है, वो एप्लीकेशन को उनके पैन नंबर के साथ उनके डीमेट अकाउंट के साथ मैच करके देखता है क्या हर एक पैन नंबर पर एक ही एप्लीकेशन आई हुई है या मल्टीपल एप्लीकेशन है। उसके बाद आपका जो है एक टाइम पीरियड के बाद ये इशू बंद हो जाता है। इशू बंद होने के बाद आपका प्राइस बैंड डिसाइड होता है और मान लो आपके पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई है, आपको 1 लाख शेयर्स निकालने लेकिन आपके पास 2.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई है, तो अपने प्रॉपर बेसिस पे कुछ भी प्रो राटा बेसिस पर भी कंपनी जो है अलॉटमेंट कर सकती है या लॉटरी सिस्टम से भी कुछ लोगों को पिक कर सकती है। इस तरीके से कंपनी जो है जो रजिस्ट्रार है बेसिकली वो एक बेसिस डिटरमाइन करता है। अगेन ये जो बेसिस है ये भी पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर में दिया जाता है इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज की व्हाट वाज द बेसिस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, जब अलॉटमेंट हो जाता है तो डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और अच्छा हाँ जब और पैसे कट जाते हैं। बेसिकली पहले के टाइम में तो क्या होता था, वैसे आजकल जो ज्यादातर पॉपुलर है वो ASB है, असबा पॉपुलर है, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक अमाउंट। अगर आज की डेट में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम कोई किसी इशू में, कोई एक मान लो पब्लिक इशू है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो जब मैं अप्लाई करूंगी मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मान लो 20,000 के शेयर है तो 20,000 रुपए ब्लॉक हो गए, आई कैन नॉट यूज इट फॉर एनी फर्दर पर्पस। लेकिन जब ये कंफर्मेशन हो जाती है, इशू क्लोज हो गया और ये कंफर्म हो गया कि मुझे 6 शेयर्स नहीं मिले, भी शेयर्स मिल जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, उससे पहले अकाउंट से कटता नहीं, अकाउंट में होता है बट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब शेयर्स मैंने खरीद लिए, शेयर्स मुझे मिल गए तो वह पैसा कट जाएगा, और अगर शेयर्स हमें नहीं मिलता, हमें शेयर्स अलॉट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली वो पैसा मेरे अकाउंट से रिलीज हो जाता है। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, अर्लियर कंपनीज जो है, कंपनी सारा का सारा पैसा वो कंपनीज के पास चला जाता था, बाद में वो उसे रिफंड करते थे। लेकिन नॉर्मली अब ये प्रोसीजर नहीं होता, बहुत एक्सेप्शनल है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें कि आपके ब्लॉक्ड अमाउंट में पैसा रिलीज हुआ या नहीं हुआ, शेयर्स अलॉट हुए नहीं हुए, शेयर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, आपके रिफंड प्रोसेस हुए नहीं हुए, ये सब RTI का काम होता है। रजिस्ट्रार टू द जो आपका रजिस्ट्रार है वो ये सारे काम करता है और इसके लिए 12 दिन का टाइम होता है। जैसे आपका इशू क्लोज होता है उसके 12 दिन में ये सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया सेकेंडरी मार्केट क्या है, इट इज द मार्केट वेयर द ट्रेडिंग, भाई प्राइमरी इशू आपका हो गया प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद इशू की फर्दर ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ वर्चुअल मार्केट। आपका एक क्लस्टर है किसका, स्टॉक एक्सचेंजेस का। आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर जितने भी लोग जिनके पास मान लो शेयर्स है एंड दे वांट टू सेल द शेयर्स, वो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए करते हैं, और जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं सेम प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे वो लोग अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं। नाउ इट इज अ प्लेस विच प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी। अगर आपकी सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी तो प्राइमरी मार्केट भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में कोई भी पर्सन जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा, जब तक उसको गारंटी नहीं होगी कि जब उसे पैसा चाहिए वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा, तब तक कोई भी प्राइमरी मार्केट में जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, सो प्राइमरी मार्केट विल ऑल्सो बी हैंडिकैप्ड इन एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ जो पैसा है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आप रिलीज कर सकते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू योर एसेट्स। आपके फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करता है। अगेन सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि अगेन सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन्ड होता है, इट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। कई बार आपने देखा होगा कोई एक पर्टिकुलर न्यूज आई और जो आपके शेयर्स है उसके ऊपर अपर सर्किट लग गया, एक फेवरेबल न्यूज आई और शेयर्स पे अपर सर्किट लग गया। इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड इतनी हाइक हो गई कि आपके जो सप्लायर्स हैं, वो जो सेलर्स है, सेलर्स कम पड़ गए और बायर्स ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से हाई डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ते बढ़ते एक प्राइस बढ़ने की भी लिमिट होती है। ठीक है, अगर वो लिमिट टच कर जाते हैं दैट इज कॉल्ड अपर सर्किट, उस शेयर पे अपर सर्किट लग जाता है।
सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए, उसके प्राइस डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई उसको सेल करना शुरू हो जाता है और कोई उसको खरीदना नहीं चाहता। बायर्स आर लेस एंड सेलर्स आर मोर, तो प्राइस डिक्लाइन करते हैं। और अगर बायर्स कम है और सेलर्स बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है तो प्राइस जो है वो हाइक करेगा। और अगर मान लीजिए बायर्स बहुत कम हो जाते हैं और सेलर बहुत ज्यादा है तो आपका प्राइस घटते घटते लोअर सर्किट लग जाता है। तो सिक्योरिटी मार्केट में ये जो प्राइसेस है ये रियल टाइम बेसिस पर चेंज होते रहते हैं और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर जो है आप अपने शेयर्स को सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है। And thanks to the technology, thanks to the smartphones, secondary market is just a click away. आपको फिजिकल मार्केट की तरीके से कहीं जाना नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स है, जीरोधा है, ग्रो है, ये तो मतलब इन सब ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शनल कॉस्ट भी बहुत कम है। तो इनके थ्रू आप अपने सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल बहुत इजीली कर सकते हैं। Then what are the functions of secondary market? Secondary market के functions है, first it provide a market plus. ये आपको एक रेडी मार्केट देती है टू एक्सचेंज योर सिक्योरिटीज के ट्रांसफर के लिए एक मार्केट देती है सेकेंडरी मार्केट। देन यहाँ पर आपके ट्रेडिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती है। जो आपका टाइम है सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को 3:15 तक यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, एक्टिव ट्रेडिंग चलती रहती है। बायर्स अपने शेयर्स को बाय करते हैं, बिड्स डालते हैं और सिमिलरली जो सेलर्स है अपने शेयर्स को सेल करने के लिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बिड डालते रहते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस मार्केट है जहाँ पर कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग चलती रहती है। दिस मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, एज आई टोल्ड यू। अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होगी तो आप जो है अपने पैसे को, अपने शेयर्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। विद इन द वर्किंग आवर्स कोई भी अपने सिक्योरिटीज को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता है। वो कैश हाथ के हाथ आपके बैंक अकाउंट में विद इन फ्यू आवर्स रिफ्लेक्ट हो जाता है। देन सिक्योरिटी प्राइसिंग, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर या कोई भी कंपनी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में न्यूज आती है, कोई भी उसके मर्जर एक्विजिशन की न्यूज आती है, कोई भी फेवरेबल न्यूज है या अनफेवरेबल न्यूज है, इट क्विकली रिफ्लेक्ट्स इन द सिक्योरिटी प्राइसेस। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड और जो सप्लाई है वो उससे अफेक्ट होने लगती है। जैसे डिमांड सप्लाई अफेक्ट होती है तो सिक्योरिटी की प्राइसेस जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से आपकी जो सेकेंडरी मार्केट है इट इज अ सोर्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी, जिसमें आप बड़े इजीली किसी भी मार्केट की किसी भी शेयर के प्राइस डिस्कवर कर सकते हो। उस कंपनी की परफॉर्मेंस का भी एक इंडिकेटर है सिक्योरिटी मार्केट। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, अगेन सेकेंडरी मार्केट जो है इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स। ये आपके इंडिविजुअल जो है जिनके पास सेवर्स है, जिनके पास पैसा है, वो जो है अपने पैसे को लगा सकते हो। जो डेफिसिट यूनिट जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने शेयर्स को सेल करके पैसा जो है वो ले सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। तो दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। नाउ एज आई टोल्ड यू, सिक्योरिटी मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ योर स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। तो सिक्योरिटी मार्केट में वैसे कोई मार्केट प्लेस नहीं होता। सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही ये मार्केट बनी हुई है। स्टॉक एक्सचेंजेस ही सेकेंडरी मार्केट कहलाते हैं, जो कि आपकी को बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं। भाई जो भी प्राइजेस होते हैं साइड बाय साइड बीएसई और एनएसई पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है किसी भी उसके, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों मार्केट में से किसी पे भी बाय और सेल कर सकते हैं जहां आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। हालांकि इनके प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं होता, 5 पैसा 10 पैसा इतना मार्जिनल डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस भी विद इन सेकंड्स जो है वो वैनिश हो जाता है। बट मैनी पीपल हैव द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मान लो सेम टाइम पर एक मार्केट जहां पर एक शेयर की प्राइस है फॉर एग्जांपल 121.45 और दूसरे में है 121.55, तो 121.45 जहां पर है वहां से खरीदा, 121.55 पे इमीडिएटली सेल कर दिया। तो ये इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज, कि आप सेम टाइम पर दो मार्केट्स में जो प्राइस डिफरेंस है आप उस अपॉर्चुनिटी का अगर बेनिफिट उठाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेज एंड मैनी पीपल डू सो। ठीक है, बट दिस इज अ वेरी क्विक डिसीजन। सो स्टॉक एक्सचेंजेस जो है आपके जो है स्टॉक एक्सचेंजेस आर बेसिकली द मेन पिलर्स ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपकी सेकेंडरी मार्केट का एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो है
दे हेल्प स्टॉक एक्सचेंजेस क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आते हैं, तो दे ऑल्सो हेल्प द प्राइमरी मार्केट इन रेजिंग द फंड्स। जिस टाइम पर आपकी अब स्टॉक मार्केट के आपके जो इंडाइसेस है, मानो जैसे आपके निफ्टी है या आपका सेंसेक्स है, उससे आपको ये पता चलता है उससे क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट के इंडाइसेस से बेसिकली दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ योर द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अगर इकोनॉमी अच्छे से फ्लरिश करती है तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आती है अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री तो एकदम से एफडीआई जो है अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, दे बेसिकली हेल्प इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब आपके जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है वो कौन कौन से हैं? देयर आर मेनली 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वो इंडिया का नहीं, वो एशिया का ही फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी हम की तरह भी हम मानते हैं, जिसकी स्पीड 6 मैक्रो सेकेंड्स है। Now, by providing an efficient platform for raising capital for more than 140 years, it has expedited the advancement of the Indian corporate sector. ये 140 years से भी ज़्यादा से काम कर रहा है और इसलिए इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के ग्रोथ और एक्सपेंशन में इसका एक मेजर रोल है। देन इनिशियली ये जो एक्सचेंज था ना, ये नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की तरीके से इसको फाउंड किया गया था। ये जो एक्सचेंज है वो स्टॉक एक्सचेंज बाद में बना है, और इसका ब्रॉड बेस है शेयर होल्डर्स का, जहां पर आपके दो ग्लोबल एक्सचेंजेस भी जो है इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। ये ग्लोबल एक्सचेंजेस कौन कौन से? सिंगापुर एक्सचेंज और ड्यूस बोर्स जो है इसके मेजर स्टेक होल्डर्स है। नो बीएससी जो है आपके एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केट प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंट मार्केट तो खैर बीएससी और एनएससी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। कैसे? यहाँ पर जो आपके सिक्योरिटी प्राइसेस, शेयर्स हैं, प्राइसेस हैं, वॉल्यूम्स है, ये सब रियल टाइम बेसिस पर रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड अगेन यहाँ पे इक्विटी, डेरिवेटिव, डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें जो है ये ट्रेड हो सकती है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। बीएससी के बाद आपका एनएससी फॉर्म होता है। एनएससी जो है as per a report of the World Federation of Exchanges, the National Stock Exchange is one of the dominant stock exchanges in India and the 4th largest in the world by equity trading volume in 2015. 2015 की अगर हम इक्विटी वॉल्यूम देखिए उसके अकॉर्डिंग एनएससी आपका वर्ल्ड का 4th स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। ये 1992 में फॉर्म हुआ था, मतलब उसके 100 साल से के भी बाद ये फॉर्म हुआ था बीएससी के फॉर्म होने के। लेकिन इसको स्टॉक एक्सचेंज की जो रिकॉग्निशन है वो 1993 में मिली थी, क्योंकि सेबी बनने के बाद इसको स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्निशन मिली थी। और 1994 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, और ऑपरेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुए थे? होलसेल डेट मार्केट के लॉन्च से। इंडिया में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है वो सबसे पहले एनएससी ने स्टार्ट करी थी 1994 में। इसके बाद आपका एक बहुत ही रिसेंट सा स्टॉक एक्सचेंज है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी पॉपुलर बट इट वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 14 इयर्स बैक इन 2008, जिसको हम कहते हैं एमएससी। जो आपका सेक्शन 4 है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसने इसको एमएससी को स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता दी हुई है, और अदर एक्सचेंजेस की तरीके से ये भी सेबी से ही रेगुलेट होता है। ये भी अगेन आपको एक डिजिटलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और एडवांस प्लेटफॉर्म है फॉर द ट्रेडिंग इन डेट, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अच्छा, एमएससी आपका एक ऐसा अकेला एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसने इंडिया का फर्स्ट वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्च किया था इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ऊपर। आपके एनएससी और बीएससी इन सब के फ्लैगशिप इंडेक्सेस होते हैं। फ्लैगशिप इंडेक्स मतलब जो उनके मेजर इंडाइसेस होते हैं, जो उनकी पूरी मूवमेंट बताते हैं। ठीक है, देखो फ्लैगशिप इंडाइसेस वो होते हैं जो इकोनॉमी के, जिनमें आपके इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले शेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एनएससी है, एनएससी का फ्लैगशिप इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज अ क्लस्टर ऑफ योर 50 कंपनीज। ये जो 50 कंपनीज है ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, जहां पर इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके जो शेयर्स है वो आ जाते हैं। मतलब जो आपकी 50 कंपनीज है वो इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। देन इसके अलावा दिस इज द लिस्ट ऑफ द मेजर इंडाइसेस ऑफ एनएससी। सबसे पहले इसका फ्लैगशिप इंडेक्स एनएससी निफ्टी 50।
देन आपके ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, ब्रॉड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा है। निफ्टी 500 इज द इंडेक्स ऑफ 500 कंपनीज, निफ्टी 200 इज द इंडेक्स ऑफ योर 200 कंपनीज, एंड the nifty 100 is the index of your 100 companies. Then we have the indices based on the market capitalization, जैसे मिड कैप के आपके इंडाइसेस है, स्मॉल कैप के इंडाइसेस है, ठीक है, फ्री फ्लोट इंडाइसेस हैं, जैसे मिड कैप 50, निफ्टी फ्री फ्लोट, मिड कैप 100 एंड सो ऑन। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिड कैप वाले जो इंडाइसेस है, दे ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द मिड कैप कंपनी। सिमिलरली स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करने के लिए वी हैव स्मॉल कैप इंडाइसेस। देन वी हैव सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टोरल इंडाइसेस कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर एक सेक्टर के हैं। जैसे मान लो यू आर इंटरेस्टेड इन बैंक सेक्टर, आप बैंक सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करना चाहते हो तो आपके पास निफ्टी बैंक इंडेक्स है। आप ऑटो सेक्टर के ग्रोथ को ट्रैक करना चाहते हो तो यू हैव निफ्टी ऑटो इंडेक्स। सिमिलरली देयर इज निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, अगर आप प्राइवेट बैंक्स में पर्टिकुलरली जाना चाहते हो। पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी के लिए यू हैव निफ्टी पीएसयू। देन एफएमसीजी की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए यू हैव निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। Then we have Nifty Metal Index, Nifty Media Index, Nifty IT Index. So depending upon different sectors or segments of Indian economy, these are sectoral indices. Then we have thematic indices, जैसे कि energy index है, commodity index है, MNC index है, ये different themes के हैं। और इसके अलावा आपके पास strategy indices होते हैं, जैसे कि Nifty 100 equal weight index, Nifty 50 equal weight index। ये तो हो गए आपके निफ्टी के, इसके एनएससी के। इसके अलावा आपके पास बीएससी के हैं। बीएससी का फ्लैगशिप इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की टॉप 30 स्टॉक से मिलकर बनता है। सेंसेक्स इज ऑल्सो नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेंसेक्स जो है खाली इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी ट्रेड होता है, यूरेक्स पे इसको ट्रेड किया जाता है। साथ साथ इसको आपके ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में भी इसकी ट्रेडिंग होती है। सो इट इज बेसिकली एन इंटरनेशनल इंडेक्स। इंडियन इंडेक्स है लेकिन जिसकी ट्रेडिंग आपकी इंटरनेशनली हो रही है। देन वी हैव ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस लाइक S&P, BSE 500, BSE 200, BSE 100 एंड सो ऑन। BSE आपके अगर यहाँ पे भी कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑल कैप, जहाँ पर आपके स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैप तीनों कैपिटलाइजेशन के इंडाइसेस हैं। फिर आपके S&P, BSE स्मॉल कैप जो कि पर्टिकुलरली स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक कर रही हैं। फिर मीडियम कैप कंपनीज के लिए BSE मिड कैप, एंड लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है आपका BSE लार्ज कैप। देन थीमेटिक इंडाइसेस लाइक BSE PSU, BSE मैन्युफैक्चरिंग, BSE इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। Then sectoral indices of BSE are BSE pancakes, BSE auto, BSE metal, BSE consumer durables, etc. So these are the sectoral indices. इसके अलावा BSE एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस भी है, कार्बन एक्स, ग्रीन एक्स, जो कि कंपनीज के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के ऊपर उनकी रेटिंग करता है। तो ये कार्बन एक्स और ग्रीन एक्स जो है उनके इंडाइसेस है। Those companies which have more which are leading initiators of the green strategies, ठीक है, वो ग्रीन एक्स वगैरह पे उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। ऐसे जो अपने कार्बन रेटिंग, जिनके कार्बन एमिशंस कम होता है, उनकी कार्बन एक्स पे अच्छी रेटिंग्स होती है। इसके अलावा आपके जो MSCI के दो इंडाइसेस है, SX40 जिसका फ्लैगशिप इंडेक्स और एक SX बैंक। Since it is a very recent stock exchange, इसके अभी बहुत कम indices है। So this is all about today's class that we have to that we were supposed to cover. In the next class we'll cover. Okay. In the next class we will cover more your risk and return. ये हमारा पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स करेंगे रिस्क रिटर्न की। जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने आपको बताया कि रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे सिक्योरिटी को एनालाइज किया जाता है। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है रिस्क एंड रिटर्न का, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, यू कैन प्लीज टाइप इन द Q&A बॉक्स। Does anyone want to say something or ask something?
Okay, so see you in the next class. That is on 6th of April, in which we'll do the risk and return calculations. Kamal sir, you can end the meeting.